ऑलराइट, अश्विनी जी, आप कैसे देखते हैं हिंडनबर्ग के बंद होने को? प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि उनका बयान पढ़िए पूरा, वो तो अपना मिशन पूरा कर चुके हैं इसलिए बंद कर रहे हैं। मुझे बताइए मानक जी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी अपनी दुकान बंद करती है तो वो तो सब मॉरल लेसन दे करके ही बताएगी, कोई नई बात तो है नहीं। हाँ। कि उन्होंने ये कहना था कि भाई हम अडानी से डर गए इसलिए बंद कर गए, ये तो आप अपेक्षा मत करिए। हाँ। अब प्रश्न मौलिक है, वो ये है कि देश में कुछ बड़ी कंपनियां उभरी हैं और उन बड़ी कंपनियों ने देश के अंदर और देश के बाहर अपना कुछ फुटप्रिंट बनाया है। आप ये देखिए कि 2014 से पहले हम लोग चीन से बहुत डरा करते थे कि चीन हमें चारों तरफ से घेर रहा है। वो श्रीलंका में घेर रहा है, वो बांग्लादेश में घेर रहा है, वो पाकिस्तान में घेर रहा है, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पर जाकर के खड़े हो गए। हम्बनटोटा का एग्जाम्पल आपके सामने है कि किस प्रकार से श्रीलंका को पहले इंडेटेड किया और उसके बाद उसका हम्बनटोटा वो स्ट्रैटेजिक पोजीशन का जो पोर्ट था वो हथिया लिया। ऐसे में एक नई कंपनी उभरती है और उस इंस्टीट्यूशंस की मदद से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद से वो आगे बढ़ती है और जगह जगह पर प्रोजेक्ट्स लेती है। वो प्रोजेक्ट्स जहाँ पर चाइना अपने आप को डोमिनेट कर रहा था। आज अब ये विशेष राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे आसपास के जितने देश हैं उनकी जो स्ट्रैटेजिक पोजीशंस हैं उनको दूसरा जो देश जो हमसे एनिमिटी रखता है, दुष्शत्रुता रखता है, उसके हाथ में सौंप दें। ये ज़रूरी था और उसमें ये बात आई कि देश के प्रोजेक्ट्स के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या विदेशों में कोई एक ऐसी बड़ी कंपनी हमारे पास थी जो इन स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पर आकर के और दुनिया में जो चाइना की बेल्ट रोड इनिशिएटिव की स्ट्रैटेजी थी कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाइए। पाकिस्तान का उदाहरण देखिए, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया जिसमें जो लाभकारी नहीं था और पाकिस्तान कर्ज में डूबा। हम्बनटोटा पोर्ट बनाया गया जहां पर जितना वहां पर ट्रांसपोर्ट होता था, जितना उस पर ट्रैफिक था, उससे 10 गुना ज़्यादा उसमें कैपेसिटी क्रिएट की गई ताकि उसके कारण, हम्बनटोटा के कारण श्रीलंका कर्ज में चली जाए। यानी कुल मिलाकर के भारत को चारों तरफ से घेरने की स्ट्रैटेजी थी। ऐसे में एक कंपनी उभरती है, वो इजराइल में प्रोजेक्ट्स लेती है, वो ऑस्ट्रेलिया में प्रोजेक्ट्स लेती है, वो वियतनाम में प्रोजेक्ट्स लेने की तैयारी करती है, वो तंजानिया में ऐसे सभी पोजीशंस पर जहां जहां भारत को खतरे हो सकते हैं या दुनिया की शांति में खतरा हो सकता है, वहां भारत जैसे शांतिप्रिय देश के कंपनी जाकर के अपने प्रोजेक्ट्स लगाती है और उन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से दुनिया में एक ऐसी शक्ति को उभरने से रोका जाता है जो दुनिया के लिए एक अशांति का कारण बन सकती है। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि हिंडनबर्ग का, जो मैं शुरू से ये बात कहता आ रहा हूँ, मैं विनम्रता से और बहुत माफ़ी मांगते हुए अपने यहाँ पैनल पे जो दूसरे लोग हैं उनसे माफ़ी मांगते हुए कि उनको ये बात बुरी न लगे, लेकिन यह जो कुल मिलाकर के हिंडनबर्ग का पूरा प्रोजेक्ट था, केवल इतना ही नहीं था वो केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ऐसी रिसर्च का पब्लिकेशन कर रही थी, ऐसे अपने लाभ के लिए कर रही थी। इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रैटेजी, बड़ी एक साजिश भी मैं देखता था कि एक ऐसी कंपनी पर अटैक किया जा रहा है और किसी कंपनी पर अटैक नहीं किया। और भारत में इतनी बड़ी सारी कंपनियां हैं, उन पर कोई अटैक नहीं, केवल अडानी पर इसलिए अटैक किया गया क्योंकि वो कंपनी दुनिया भर में अपने प्रोजेक्ट्स को अब चाइना से अपने देश को बचाने का काम कर रही थी। और साथ ही साथ अगर आप देखें, ये बात आई कि 2 से ज़्यादा किसी को प्रोजेक्ट, 2 से ज़्यादा एयरपोर्ट नहीं मिलते, लेकिन अगर देश में 74 से लेकर 150 एयरपोर्ट बनते हैं, देश में अगर एयर ट्रांसपोर्ट आगे बढ़ती है तो किसका नुकसान होता है? देश का ही तो लाभ होता है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी एक कंपनी नहीं, 2 कंपनी नहीं, हमें 100 ऐसी बड़ी कंपनियां बनाने की जरूरत है जो देश को, भारत को एक विकसित देश बनाने की तरफ